नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज बात श्रद्धा पार्ट 2 की। बिहार के भागलपुर में श्रद्धा की ही तरह नीलम यादव के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। फर्क सिर्फ इतना कि श्रद्धा के टुकड़े आफताब ने बंद कमरे में किए थे और नीलम यादव के टुकड़े शकील मियां ने दिन दहाड़े बाजार से घर के रास्ते में कर दिए। आफताब ने श्रद्धा के टुकड़े को फ्रिज में रखा तो शकील मियां ने केवल नीलम के टुकड़े को ही नहीं बल्कि नीलम को भी सड़क पर ही उसके टुकड़ों के साथ तड़पता छोड़ दिया। श्रद्धा और आफताब की तरह यह मामला भी लव जिहाद का है, लेकिन श्रद्धा और आफताब जहां एक साथ रहते थे वहीं शकील नीलम को अपनी जाल में फंसाना चाहता था और जब नीलम जिहादी के झांसे में नहीं आई तब उसने अपने भाई के साथ मिलकर उसका काम तमाम कर डाला। शकील मियां और नीलम यादव का पति अशोक यादव के खेत जो है आसपास थे। शकील अशोक यादव के किराने की दुकान पर भी, जहां कभी कभी नीलम भी बैठा करती थी, बिना किसी कामकाज के भी आ जाता था। वह अशोक यादव के घर भी आता जाता था। शकील की खराब नजर अशोक यादव की पत्नी नीलम पर थी। वह अपने लव जिहाद के जाल में नीलम को फंसाना चाहता था, जिसे भांपने के बाद अशोक यादव ने शकील को घर आने से मना कर दिया। तब शकील मियां नीलम को आते जाते छेड़ने लगा और जब नीलम ने इसका कड़ा विरोध किया तो एक दिन अपने भाई के साथ मिलकर धारदार हथियार से उसके दोनों हाथ, दोनों कान तो उसने काटे ही, साथ में उसकी दोनों आंखें भी चाकुओं से गोंद डाला। शकील ने उसके शरीर के किसी भी अंग पर चाकुओं के निशान देना नहीं छोड़ा। वो तड़पती रही और शकील वार दर वार करता रहा। आज हम चर्चा करेंगे कि कब तक लव जिहाद का शिकार बन कटती रहेगी श्रद्धा। कब तक हम हर लव जिहादी की चर्चा अलग अलग केस के तौर पर करेंगे, किसी समस्या के तौर पर नहीं। अब तक समाज जिहादियों को अपने आस्तीन में कब तक पालता रहेगा और क्या शरिया को मानने वाले जिहादियों को उनके अपराध की सजा भी शरिया के हिसाब से ही मिलनी चाहिए? करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले इस घटना पे हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, उस रिपोर्ट को देखते हैं, उसके बाद मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। श्रद्धा के 35 टुकड़े करने वाले आफताब को अभी तक सजा नहीं मिली है। आफताब ने जिस तरह हिंदू युवती श्रद्धा को टुकड़ों में काटा, उस सदमे से अभी समाज उभर भी नहीं पाया था कि बिहार में एक और श्रद्धा को आफताब ने टुकड़े टुकड़े कर डाला। फर्क इतना है कि इस बार आफताब की जगह शकील है और श्रद्धा की जगह नीलम यादव। आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए थे तो शकील ने नीलम के 10 टुकड़े किए हैं। आक्रोश से आंखों में ज्वाला पैदा करने वाली ये खबर बिहार के भागलपुर से सामने आई है। सुदर्शन न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद शकील और उसके भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शकील ने नीलम के टुकड़े इसलिए कर दिए क्योंकि उसने शकील के लव जिहादी के जाल में फंसने से इनकार कर दिया था। नीलम पर शकील ने उस समय चाकुओं से हमला किया जब वो पीरपैंती बाजार से घर लौट रही थी। शकील ने उसे सड़क के नीचे खेत में गिरा दिया, जहाँ पहले से हथियार के साथ मौजूद शकील के भाई मोहम्मद शेख जुद्दीन के साथ मिलकर महिला के हाथ, कान और स्तन काट डाले। आरोपियों ने महिला के पैर काटने का भी प्रयास किया, लेकिन किसी के आने की आहट सुनकर दोनों भाग निकले। खून से लथपथ नीलम को अस्पताल ले जाया गया। रास्ते में नीलम ने अपने बेटे से कहा कि शकील ने एक शख्स के साथ मिलकर मेरे अंग काट दिए हैं। इसके बाद नीलम ने दम तोड़ दिया। मृतका के पति का कहना है कि वो किराने की दुकान चलाते हैं। कभी कभी उनकी पत्नी भी दुकान में बैठती थी। बिना काम के मोहम्मद शकील उसकी दुकान पर आता था। पत्नी ने मना कर दिया कि तुम्हारा चरित्र खराब है, इसलिए यहाँ मत आना। इसके बाद से शकील ने मुर्गी काटने वाले चॉपर से नीलम को काट डाला। यहाँ पर सवाल उठता है, आखिर कब तक हिंदू बेटियों के टुकड़े होते रहेंगे? आखिर कब तक लव जिहाद हिंदू बेटियों की जान लेता रहेगा? सवाल ये भी है कि दीमक की तरह देश को तबाह कर रहे लव जिहाद नामक वायरस की वैक्सीन कब बनेगी? सवाल ये भी है कि आखिर वो सोच कौन सी है जो हिंदू महिलाओं को लव जिहाद का शिकार बनाकर उसके साथ बर्बरता कर रही है, और इस सोच का खात्मा कब होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जी हाँ, चर्चा करेंगे कि सोच का खात्मा कब होगा और कब तक श्रद्धा कटती रहेगी, और इसी तरीके से हम एक के बाद एक खबर केवल दिखाते रहेंगे और इस समस्या का स्थायी समाधान क्या है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सैयद अली मेहंदी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता उलेमा फाउंडेशन के हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। कैलाश यादव जो पीड़ित नीलम यादव
जो मृतका है उसके भाई हैं। इसके अलावा अरुण यादव राजद के तरफ से रहेंगे, राजद के नेता है। जसवंत सिंह राष्ट्रीय संगठन मंत्री अखिल भारतीय हिंदू महासभा के। सभी मेहमान जुड़ गए हैं, सभी मेहमानों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत जो है मैं कैलाश यादव जी से करना चाहूँगा, जो कि मृतका नीलम यादव के भाई हैं। और मैं चाहूँगा कि सबसे पहले वो घटना के बारे में बताएं, और ये जो शकील मियाँ जिसका खेत अशोक यादव जी के पास में था, और किस किस तरीके की बातें करता था और क्यों इस तरीके की घटना हुई, इसके पीछे वजह क्या था। दुकान पे जाता था, घर में आता था, छेड़छाड़ करता था, और किस तरीके की नीयत थी उसकी, उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। कैलाश यादव जी, क्या आपको आवाज़ मिल रही है? जी जी सर। जी कैलाश, घटना के बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरीके का ये शकील जो है, किस तरीके का व्यक्ति था, किस तरीके की बात करता था, और किस तरीके से परेशान करता था वो आपकी बहन को और आपके बहनोई को। जी सर। जी बात ये थी सर कि जो इलाका है एक पहाड़ी इलाका है। और पहली बात है कि मेरे बहन की जो खेत था, ठीक है, और उनके खेत के दूरी 2.5 से 3 किलोमीटर था, ठीक है। इसी में कुछ दिन पहले जो था कि एक दुकान था, और दुकान तो है, तो दुकान पे तो हर तरह का कस्टमर आएंगे, ठीक है। वो भी बीच में आते थे तो कुछ उनका नजरिया गलत था, तो घर वालों के तरफ से उसको मना किया गया है कि आप जो है कि दुकान पे मत आइए, ठीक है। कुछ मेरे जीजाजी कुछ उनको मतलब देखा होगा, तो उनको बोला कि आप दुकान पे मत आइए, ठीक है। ठीक। फिर वो दुकान पे बीच में नहीं आने लगा। तो इस दिन का घटना था कि मेरी जो बहगनी थी, उनकी तबीयत खराब था, उनका दवाई के लिए मेरी सिस्टर वही तिरपैती बाजार गई हुई थी। साथ में मेरा एक भैगना भी था। ये वहां से कुछ सामान लेके साथ में वहां से आए, तो सिस्टर बोली कि ठीक है तुम निकलो, तो कुछ सामान लेके हम आ रहे हैं ऑटो पर। तो भैगना मेरे वहां से निकल पड़े। जब वो घर पे आए, मेरी सिस्टर वहां से सामान वामान लेके आ रही थी। रास्ते में वहाँ मार्केट से जैसे निकले तो वहाँ उनको टेम्पू, उसको क्या कि टेम्पू से हम निकल जाएंगे। कारण बस उस दिन उनको टेम्पू नहीं मिला। टेम्पू नहीं मिलने के कारण जो है कि वो पैदल रास्ते में आ रही थी, और वो जो है कि इस घटना को अंजाम दे दिया। क्या इससे पहले भी इस तरह की कोई बात हुई थी शकील से? क्या इससे पहले भी वो घर पे भी आता था, या कोई और भी कोई बात जो आप बताना चाहें? वो घर पे जो दुकान था, दुकान पे आते थे, ठीक है। और वो जो है कि एक अपराधी मानसिकता के पहले व्यक्ति है। उस रास्ते में इस इलाके का कम से कम 20,000 की जनसंख्या है, और बस एक ही वही रास्ता है। सबको बच्चे पढ़ने लिखने जाएंगे या जो भी महिला जाते थे, ठीक है, वो पूर्व में भी जो है कि छेड़छाड़ इस तरीके से करते थे। और वो जो रास्ता है एक ही मेन रास्ता है, पहाड़ी इलाका है, और वहाँ सरकारी जमीन को अवैध रूप से वो लोग कब्जा करके रखे हैं, वहाँ बासा भी बना के रखे हैं। ठीक है, ठीक है। जो घटना थी उस घटना के बारे में आपने बता दिया। अब मैं जसवंत जी के पास जाऊंगा, राष्ट्रीय संगठन मंत्री अखिल भारतीय हिंदू महासभा के, भारतीय हिंदू महासभा के। जसवंत जी, क्या आपको लगता है ये जो समस्या है, पहले श्रद्धा वाला मामला हम लोगों ने देखा, श्रद्धा के बाद इस तरीके की दिल्ली और पूरे देश से करीब दर्जनों घटनाएं हमारे पास आई थी। कुछ को हमने दिखाया, कुछ को हम दिखा नहीं पाए, कुछ अलग मजबूरी थी उसकी नहीं दिखा पाए। लेकिन अब ये जो नीलम यादव वाली जो घटना है, क्या आपको लगता है कि ये साधारण केवल अपराध की घटना है? ये सवाल जो मेरा है, मैं हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं मैं सबसे पूछूंगा, क्या ये एक साधारण लॉ एंड ऑर्डर का मामला आप इसको मानते हैं, या आपको लगता है कि जानबूझ करके इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, और ये जो करने वाला जो हमेशा इसमें एक पक्ष जो होता है वो शकील ही होता है, आफ्ताब ही होता है, सैयद ही होता है, मोहम्मद ही होता है, अब्दुल ही होता है? क्यों? देखिए, ये जो मामला है ये साजिश है। दूसरा, जो भारत को जो इन लोगों ने इस्लामिक कंट्री बनने के किया है, जी, आप हिंदुस्तान के इतिहास उठाकर आप देख लें, कभी भी आपको सनातनी करते हुए नहीं मिलेगा। अभी आप सुन लीजिए, ये तो राक्षसी प्रवृत्ति है ना, कि किसी को अंग भंग कर देना, किसी को काट देना, ये साधारण घटना नहीं है।
बिल्कुल। ये राक्षसी प्रवृत्ति है और ये असुरी प्रवृत्ति है। और ये असुरी प्रवृत्ति का कहां से हो रहा है, इसके तरफ आपको इसके तरफ आपको जानना पड़ेगा। ये असुरी प्रवृत्ति जो है समस्या से प्रारंभ होता है, इनकी शिक्षा नहीं होती है। अभी आप घटना की बात करें, अभी भागलपुर की ये जो घटना हुई है, आप कन्हैया का घटना याद कीजिए, तो जोधपुर में हुआ था, जिनको सर तन से कलम करने की, बिल्कुल। उसका अपराधी कहां से मिला? हैदराबाद में पकड़ा गया। और उसका संबंध कहां से था? तो उसका संबंध भागलपुर से था। बिल्कुल। ये जिहादी मानसिकता है और ये मानसिकता मदरसा में से प्रारंभ होता है। अभी आपको उत्तर प्रदेश में मदरसों की गिनती हुई, में क्यों नहीं गिनती होगी? यहाँ की शासन भी जिहादियों के हाथों का कठपुतला हो गया। ये हिंदू के बात नहीं करते हैं। घटना भागलपुर की आप बात कर रहे हैं, बगल में एक जिला है पूर्णिया। पूर्णिया में 5 दिन पहले हमारी एक बेटी, हिंदू बेटी को लेकर लोग भाग गए हैं और आज तक प्रशासन उस पर काम नहीं कर रहा। बिल्कुल, ये घटना हमारे भी संज्ञान में है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। अब वो बेटी नाबालिग है, घटना नहीं है, नाबालिग बेटी है वो, नाबालिग बेटी। बिल्कुल। अभी 6 महीना पहले में विस्फोट हुआ, भागलपुर में बम विस्फोट हुआ, गोपालगंज में बम विस्फोट हुआ। ये शांति दूत विस्फोट क्यों होता? ये जो है अभी भागलपुर में, और आप 4 महीना पहले आप घटना में आप चैनल उसको कवरेज किया था। बिल्कुल। वहां का जो मेयर था, पूर्व मेयर है, वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र से हिंदुओं को मारकर भगाने का साजिश रचा, जिसका हम लोगों ने विरोध किया था। आपका चैनल उसको बहुत आगे, बिल्कुल दिखाया था हम लोगों ने उसको दिखाया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपकी आवाज आपका ऑडियो कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, आप लगता है नेटवर्क में नहीं है। एक बार आप जरा अपना नेटवर्क में आए तो अच्छे से आपसे बात हो पाएगी। तब तक मैं सैयद अली मेहंदी जी के पास जाऊंगा। उलेमा फाउंडेशन के प्रवक्ता है सैयद अली मेहंदी साहब। मेहंदी साहब, स्वागत है आपका। और हमारा आपसे भी मेरा यही सवाल है कि जब इस तरीके की घटनाएं होती है तो जो एक्यूज होता है वो हमेशा आप ही के समाज का क्यों होता है? वो आफ्ताब ही क्यों होता है? वो शकील ही क्यों होता है? वो अब्दुल ही क्यों होता है? सबसे पहले तो मैं कैलाश यादव जी को अपनी सहानुभूति, अपनी हमदर्दी पेश करता हूं। इनकी बहन के साथ, इनकी सिस्टर के साथ जो हादसा पेश आया वो नहीं होना चाहिए था। ये यकीनन एक निंदनीय घटना है और हम इसकी भरपूर निंदा करते हैं और अपनी गवर्नमेंट से और पुलिस प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं कि वो इनको भरपूर न्याय दिला पाएंगे। इनको न्याय मिलना भी चाहिए। और उसके बाद मैं आपके सवाल पे आना चाहता हूं कि वो अब्दुल ही क्यों होता है? वो अपराधी होता है, न वो अब्दुल होता है, न वो राम होता है, न वो राम प्रकाश होता है। एक इंसान जब अपराध कर चुका होता है तो वो अपराधी होता है। इससे पहले भी बहुत सारे केस हुए हैं। आप तो चैनल है, देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखिए आप जो कह रहे हैं, पहले मैं भी यही कहता था। जो आप कह रहे हैं, पहले मैं भी यही कहता था। लेकिन एक किसी की हत्या कर देना, किसी को गोली मार देना, किसी को जहर दे देना, किसी को ढकेल के पानी में, नदी में डुबो के मार देना, ये एक अलग बात है। मैं मानता हूँ इस तरीके के जो अपराधी होते हैं उसमें किसी का जात या धर्म नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके की जघन्य घटनाएं जब होती हैं, आप किसी के हाथ काट देते हैं, आप किसी के कान काट देते हैं, आप किसी के आंख में आपकी इतनी घृणा आपको हो गई है, क्यों घृणा हो गई है? क्या उसके धर्म के कारण घृणा हो गई है? और इस तरीके जब टुकड़े टुकड़े आप जब करते हैं, आप सर तन से जुदा करते हैं, आप टुकड़े टुकड़े करते हैं, तो वहां पर जो दूसरा पक्ष, जो दूसरा जो अपराधी होता है वो आप ही के समाज का होता है। इसीलिए ये सवाल उठता है। अगर दूसरे समाज के लोग होते हैं, वो अपराधी सभी समाज में हैं, मैं इस बात से इनकार नहीं कर, लेकिन इस तरीके की जघन्य घटना जब होती है तो हमेशा अब्दुल ही होता है, आफ्ताब ही होता है, शकील ही होता है। नहीं, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। उसकी दलीलें मैं आपको दूंगा। बिना दलील के कोई बात नहीं होगी। अपराधी जब अपराध कर चुका होता है तो वह अपराधी होता है। और इस तरह के केस साइको लोग करते हैं जो दिमाग से थोड़े कम होते हैं। रही सिर्फ टुकड़े टुकड़े करने की बात, इंजीनियर राकेश गुलाटी जी ने देहरादून में अपनी बीवी के 72 टुकड़े किए। नैना साहनी वाले केस आपके सामने है, आरुषि हत्याकांड आपके सामने है। कितने टुकड़े किए आरुषि के? उस मासूम की क्या गलती थी? क्योंकि वो एक अपराधी था।
और उसी के कोई टुकड़े नहीं हुए थे। और नैना साहनी एक्सेप्शनल केस, नैना साहनी एक्सेप्शनल केस था। इसको आप किसी मजहब से न जोड़ के इसको आप देश की समस्या माने, देश के जो बेरोजगार युवक नहीं, इसमें भी मेरा सवाल ये है ना, जब आफताब इस तरह की जघन्य घटना करता है तो जो मरने वाला होता है वो श्रद्धा ही होती है। जब शकील ऐसा करता है तो मरने वाली नीलम होती है। नैना साहनी का आपने उदाहरण दिया, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, तरफदारी नहीं करते हैं। सैयद अली साहब सुन लीजिए, जब नैना साहनी वाला मामला होता है तो जो एक्यूज होता है वो रमेश होता है, नैना साहनी होती है, एक ही समुदाय के होते हैं। मैं कह रहा हूं लेकिन जब आफताब का दिमाग खराब होता है, जब वो साइकोलॉजिकल किलर हो जाता है, तो वो निशाना जो है वो केवल दूसरी कम्युनिटी को वही क्यों बनाता है? वो सकीना को क्यों नहीं मारता? वो लैला को क्यों नहीं मारता? उसके लिए श्रद्धा ही क्यों चाहिए? उसके लिए नीलम ही क्यों चाहिए? आज तक नहीं, हाथ पे जो भी लग जाएगा वो उसी को मारेगा। नहीं, ये कहना जो भी हाथ लग जाएगा, कोई उदाहरण तो बताइए। कभी गोली चलती है तो वो नाम देख के नहीं चलती। नहीं, गोली चलाने वाले तो देखते हैं ना, नाम क्या है, गोली नहीं देखती, चलाने वाला तो देखता है ना। जो है यकीनन निंदनीय है, ये नहीं होने चाहिए। नहीं, मैं वो चीज है, देखिए इसकी जो भी सजा होगी, पुलिस प्रशासन जो है गिरफ्तार हो चुका है, सजा जो होगी वो सजा उसे मिलेगी। लेकिन ये समस्या केवल अपराधियों को पकड़ के सजा दे देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। ये जो समस्या है मूल सोच में है, जिस सोच के साथ इस घटना को अंजाम दिया जा रहा है। और आप जैसे लोग आकर के डिफेंड कर रहे हैं कि ये सबके साथ होता है। आप डिफेंड उस चीज, देखिए आप डिफेंड इस हिसाब से कर रहे हैं कि हम तो सजा की मांग कर रहे हैं, उसको सजा नहीं, मैं कह रहा हूं सजा मिले आपके हिसाब में। देखिए एक चीज आप सैयद साहब जोड़िए, जब आप इस तरीके का आप बोलते हैं कि नहीं वो साइको है, वो मनोरोगी होकर के वो इस तरीके से करता है, तो बचाव ही कर रहे हैं, क्योंकि रोगी को अब नहीं, आप कह रहे हैं कि अपराधी नहीं है, वो साइकोलॉजिकली कर रहा है। अगर ऐसा पागल है, गोरखपुर मंदिर पे हमला करने वाला जो नाम भूल रहा हूं उसका भी, वो आप ही के समाज का था, तो वो कभी जाकर के मस्जिद में हमला नहीं करता, मंदिर पे हमला करता है, दिमाग खराब होता है। तो ये कौन सी बात है? कुमार जी अपराधी होता है, मुझे ये बात कितनी बार दोहरानी? नहीं, मैं अपराधी होता है, लेकिन अपराधी होता है, आतंकवादी होता है, लेकिन सबका मजहब जो है जब बीच में आता है, जब आपके घृणा का स्तर जो किसी मजहब के कारण हो, तो वो उस पर सवाल उठता है और समाज को सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। इशरत का लखनऊ में उसको पुष्पेंद्र ने मारा था, तो अब मैं ये कहने लगूं कि उसके टारगेट पे सीता क्यों नहीं होती, रश्मि क्यों नहीं होती, उदिता क्यों नहीं होती? उसका वो नहीं अपराधी नहीं, मैं बात कह रहा हूँ, आप बिल्कुल पुष्पेंद्र वाली घटना मुझे पता है, पुष्पेंद्र वाली घटना मुझे पता है, लेकिन वहां टुकड़े नहीं किए गए थे। मैंने कहा ना कि जब इस तरह की जघन्य हत्या होती है तो वहां पर सब दूसरा समुदाय होता है, और इसलिए ये सवाल उठ रहा है। और एक सवाल और भी मैं पूछूंगा, नहीं दूसरा समुदाय नहीं होता, उस वक्त अपराधी होता है। ये आप ऐसा कह करके डिफेंड कर रहे हैं उसको, और इसी तरीके से जब आप लोग डिफेंड करेंगे, आप लोग अपने समाज के, आप लोग अपने समाज के सम्मानित लोग हैं, आप लोग जब इस तरीके से डिफेंड करेंगे तो वैसे लोगों का मनोबल बढ़ेगा और फिर से वो इस तरीके की घटना का उनका मनोबल टूटेगा। उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको सजा मिलेगी, उनको बराबर सजा मिलेगी। तो उनको सरिया के हिसाब से अगर वो कर रहा है, सरिया के हिसाब से अपराध है, तो क्या सरिया के हिसाब से सजा देंगे आप? उसने 35 टुकड़े किए, उसके भी बदले में 35 टुकड़े होने चाहिए। सरिया के हिसाब से उसने 6 टुकड़े किए, उसके भी बदले में 6 टुकड़े होने चाहिए। चलिए, ये अच्छी बात है आपकी। नालंदा में अपने पति का विकास कुमार चौधरी के 6 टुकड़े किए उसकी बीवी ने। उसने किसी फिरोज को तो नहीं मारा, उसने किसी अयूब को नहीं मारा। हाँ, वही तो कह रहा हूँ ना कि वो ऐसा नहीं होता, लेकिन ये घृणा जो कम्युनिटी चेंज होती है, तो ये घृणा जो है, मैं कह रहा हूँ इतनी घृणा क्यों है? आप इतनी घृणा किसी दूसरे समुदाय के बारे में इतने दिल में पालने की क्या जरूरत है? चाहे वो इंजीनियर राजेश, आप जितने भी उदाहरण दे रहे हैं सब एक ही तरीके के उदाहरण दे रहे हैं। मेरा सवाल कुछ और है, उसका जवाब आप नहीं दे रहे। अरुण कुमार जी हमारे साथ है, आरजेडी के नेता। मैं कह रहा हूं कि जब इस तरीके की बात, आप जो उदाहरण दे रहे हैं नैना साहनी और इंजीनियर नालंदा की बात कर रहे हैं, वहां दोनों सब एक ही कम्युनिटी के लोग, एक ही वो जाकर के रंजीत ने किसी सकीना को नहीं काटा, रंजीत ने किसी सकीना को टुकड़े नहीं किए, रंजीत ने किसी सकीना के टुकड़े नहीं किए। मैं यही कह रहा हूं ना
जब कोई अब्दुल किसी सकीना को मारता है तो सिर्फ मार देता है, इतनी जघन्य तरीके से हत्या नहीं करता। इतनी घृणा जो है वो दूसरे कम्युनिटी को, मैं कह रहा हूँ कि इतनी घृणा क्यों पाल के रखा है? विस्फोट करते हैं उसमें कितने टुकड़े होते हैं? मुसलमानों के टुकड़े नहीं होते। इराक में बम विस्फोट करते हैं, शिया मस्जिदों में उसमें टुकड़े नहीं होते। पाकिस्तान में शिया मस्जिदों में विस्फोट करते हैं, उसमें टुकड़े नहीं होते। आप लोग इसी तरीके से बात को डाइवर्ट करके जब डिफेंड करते हैं ना, तो वही कहते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल, ये सारी चीजें जो है, जो कुछ लोग अपराध करो, कुछ लोग उसे प्रोटेक्ट करो, कुछ लोग उसे नहीं बोल सकता। नहीं, आप लोग अपनी पूरी बुद्धि का इस्तेमाल, पूरी क्षमता का इस्तेमाल जो है अपराधियों को बचाव करने में, उसको प्रमोट करने में आप लगाते हैं। आप इतने इंटेलेक्चुअल हैं तो जरा अपने समाज को समझाइए कि इतनी घृणा दिल में पाल के ना रखें। अगर ये घृणा दिल से निकल जाएगी तो इस तरीके की घटनाएं नहीं होंगी। आपको अपने समाज के लोगों को यह समझाना चाहिए, क्योंकि आप समझा सकते हैं। चलिए, कानून पे आपका भरोसा है। अरुण यादव जी सरकार की सत्तारूढ़ दल के नेता हैं, उनसे पूछते हैं, जो कानून में विश्वास अगर करते हैं, क्या गारंटी दे सकते हैं कि आगे कोई घटना नहीं होगी? अरुण यादव जी, अरुण जी क्या आवाज मिल रही है आपको? आवाज इसमें नहीं आ रहा। अब आ रही है आपकी आवाज, तो मुझ तक पहुंच रही है। अब मिल रही है आपको आवाज? किसी से बात करें? हाँ, इसी से बात कीजिए, बाद में आपको वीडियो भी आ जाएगा आपका। पीसीआर एक बार जरा अरुण यादव जी का ऑडियो वीडियो जरा ठीक करें। वैसे तब तक ऑडियो आ रहा है। अरुण जी आप जवाब दे सकते हैं। जी आगे आप बोलिए अरुण जी। पहले नाम सुधार कर लीजिए, अरुण कुमार नाम है मेरा। अच्छा, अरुण कुमार जी। जी हाँ, और नीलम यादव हो या श्रद्धा हो या किसी प्रकार की जितनी भी हत्याएं जो हो रही है और शरीर के टुकड़े टुकड़े काट कर जो फेंकने का या जो ये प्रचलन चल गया है, ये बड़ा ही दुखदाई और हृदय विदारक घटना है। घटना को हम घोर निंदा करते हैं। अपराधी चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, वो अपराधी होता है। और ये किसी की भी बेटी हो, सभी की बेटियां बराबर होती है और बेटियां का सम्मान सबको करना चाहिए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। और हम लोग ये चाहेंगे कि ये जो घटनाएं घट रही है, ये घटनाएं रुके। और ये घटनाएं रोकने के लिए जो समाज में सामाजिक परिवर्तन की जरूरत है, वो सामाजिक परिवर्तन लाने की जरूरत है। और वो समाज में बैठे हुए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोगों को मिलकर ये कर्तव्य बनता है। यहाँ तक कि आप लोग जो बैठे हुए हैं पत्रकार बंधु, उनका भी एक बनता है कि ये समाज में घृणा की बातें नहीं करें और घृणा नहीं फैलाएं। और लोगों को एक प्रेम जो होना चाहिए, प्रेम बांटते चलो, जो एक गाना आपने सुना होगा, वही आज पूरे देश में, भारत में प्रेम की परिकल्पना कर प्रेम को बांटने, भगवान श्री कृष्ण ने जो प्रेम की परिभाषा दी थी कि सभी लोग आपस में प्रेम करके प्रेम से रहना चाहिए, तो ये प्रेम से रहने की अभी जरूरत है। बात तो आप बहुत अच्छी कर रहे हैं अरुण जी, लेकिन जिस प्रेम की बात आप कर रहे हैं उसी प्रेम के कारण हत्याएं हो रही हैं। पहले प्रेम करो, सिर्फ हमसे करो, अब नहीं करोगे तो हम टुकड़े करेंगे भाई। यही तो मतलब यही तो समस्या है। प्रेम का मतलब क्या होता है? प्रेम का मतलब ये लड़का और लड़की का प्रेम होता है। ये देखिए, ये इतना दार्शनिक होने प्रेम शब्द का बहुत बड़ा व्यापक अर्थ है। लेकिन ये दर्शन आप और हम समझ सकते हैं, लेकिन ये जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं उनको ये दर्शन समझ में नहीं आता। यही समस्या की मूल जड़ जो है ना, वो यही कि उनको ये दर्शन समझ में नहीं आता। उनको जिस प्रेम की बात आप कर रहे हैं वो प्रेम इनके समझ में नहीं आता। अगर इनकी समझ में आ जाता तो इतनी घृणा इनके दिल में नहीं होती, और उसी घृणा की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कब से रह रहे हैं हमारे देश में? बहुत पुराने समय से रह रहे हैं। लेकिन आज क्यों ये नौबत आ गई? आज क्यों ऐसा लोगों को मानसिकता आ रहा है? मानसिकता में कहाँ ये कट्टरपंथ घुस रहा है?
इसे समझने की जरूरत है, इसे आपको भी समझने की जरूरत है, हमको भी समझने की जरूरत है और तमाम लोगों को समझने की जरूरत है। और ये जो कट्टरपंथ है इसको निकाल कर बाहर फेंकने की बात है, चाहे वो कट्टर बात आप सही कह रहे हैं। निकालने की कोशिश कहाँ से ये हो रहा है ये तो हम समझ रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, लेकिन लोग जो है वो समझ नहीं रहे। इस तरीके की घटनाएं हो रही है फिर भी लोग समझ नहीं रहे हैं। जसवंत सिंह जी इस पे मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छे से बात कर पाएंगे। जसवंत जी, क्या लगता है क्यों इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं? अभी हमारे भाई अरुण जी बड़ा अच्छा बात कर रहे हैं। जहाँ हिंदुओं को, अभी आपका एक घटना है दुमका में, कुछ ही दिन पहले दुमका में घटना घटित हुआ है। वह लड़की को जला दिया गया, एक लड़की को वहां फांसी लगा दिया गया और अपराधी को क्या उन लोगों ने बताया कि ये मानसिक विक्षिप्त है। बिल्कुल, आप मानसिक विक्षिप्त हो जाते हैं। अरुण जी एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और इनसे हम पूछना चाहेंगे कि विधानसभा में वंदे मातरम गाने के नाम जब गान होता है उस समय ये लोग क्यों नहीं कुर्सी छोड़कर खड़ा होते हैं? क्या ये भारतीय नहीं है? क्या ये भारत को मानने वाले नहीं है? अगर है तो राष्ट्रगान के ऊपर, राष्ट्रगीत के ऊपर हर भारतीयों को सम्मान होना चाहिए। लेकिन चूंकि इनकी मानसिकता उस तरह का है, ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं, इनको चाहिए भारतवर्ष में, भारत जब इनको आवश्यकता पड़ेगा तो भारत का संविधान चाहिए, पर्सनल लॉ चाहिए, इनको चाहिए शरिया चाहिए। तो भाई आप तय कर लो ना कि तुमको शरिया चाहिए या भारत के संविधान को मानते हो। अगर शरिया का हिसाब से बात किया जाए तो आज उसको तो गर्दन काट देना चाहिए चौराहे पर खड़ा करके। बिल्कुल, सैयद अली भी यही कह रहे हैं, सैयद अली भी यही मांग कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा चूंकि हम देश जो है संविधान से चलेगा और संविधान में ऐसा नहीं है। लेकिन सजा जब तक इस तरीके से नहीं मिलेगी तब तक ये लाइन पे भी नहीं आएंगे, सुधरेंगे भी नहीं और इस तरह की घटनाएं जो है वो कम भी नहीं होगी। हमारे पास वक्त की कमी है, प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए सैयद अली मेहंदी साहब आपका, कैलाश यादव जी आपका, और आपके प्रति पूरी सहानुभूति है हमारी और हम चाहेंगे आपको तुरंत न्याय आपको जल्द से जल्द मिले। आपकी बहन के साथ जो हुआ उसके प्रति हम सहानुभूति रखते हैं और चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं आगे से किसी के साथ भी नहीं हो। और इसके लिए अरुण यादव जी है, उनका भी धन्यवाद और वो आपको गारंटी दे रहे हैं कि इस तरह की बातें नहीं होगी इस तरह, और जल्द से जल्द आपको न्याय मिलेगा। चूंकि सत्तारूढ़ दल के नेता हैं तो आप इससे ये बात कह सकते हैं। जसवंत जी आप भी जुड़े हमारे साथ, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और आपने अपनी बातें रखी। लेकिन जो घटना श्रद्धा पार्ट 2 हम इसे कह रहे हैं, इस तरह की घटनाएं आगे नहीं हो, श्रद्धा पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और नहीं बने, इस तरह की उम्मीद हम करते हैं। लेकिन ये खत्म तभी होगा जब इसकी मानसिकता का इलाज होगा और जब समाज के बैठे लोग जिस तरीके से इनका डिफेंड करते हैं कि ये मानसिक रूप से विक्षिप्त है और इस तरीके के लोग साइकोपैथिक किलर हो जाते हैं, तो वो उनको बचाव करते हैं इनका। और इसी तरीके से बचाव करने के लिए जब तक समाज आगे आता रहेगा तब तक ऐसे लोगों का हौसला भी बढ़ता रहेगा और इस तरह की घटनाएं भी बढ़ती रहेंगी। फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।